आज हम बात करने वाले हैं ठोसों के प्रकार और बेसिकली ठोसों के प्रकार में भी आपका तीसरा ठोस जो कि सहसंयोजी ठोस और फिर आपका चौथा ठोस जो कि आपका धात्विक ठोस। देखिए पिछले वीडियो में हम क्या देख चुके हैं ठोसों के प्रकार, उसमें हमने दो ठोस देखे थे। एक था आपका आणविक ठोस जिसके तीन प्रकार थे और एक था आपका आयनिक ठोस। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले सहसंयोजी ठोस और हम बात करने वाले हैं धात्विक ठोस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, जिनमें जो रचक कण होते हैं, रचक कण का मतलब होता है जिन कणों से मिलकर ये ठोस बनते हैं उन कणों को रचक कण कहा जाता है। तो बेसिकली इनके जो रचक कण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु। मतलब कि जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ओके, यदि मैं इनके एग्जांपल की बात करूं तो वो है आपका SiC सिलिकॉन कार्बाइड या है आपका सिलिकॉन ऑक्साइड। इसे जो SiO2 है इसे क्या कहा जाता है, क्वार्ट्ज भी कहा जाता है बेसिकली। ओके, यदि मैं बात करूं कार्बन, कार्बन ओके वो भी कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है C60। तो बेसिकली जो आपका हीरा और ग्रेफाइट है वो भी किसके एग्जांपल है आपके, वो भी इसी सहसंयोजित ठोस के आपके एग्जांपल है। ओके, तो बेसिकली सहसंयोजित ठोस वो होते हैं जिनमें रचक कण परमाणु होते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है, SiC SiO2 कार्बन हीरा ग्रेफाइट। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, जैसे कि SiC क्या है, सहसंयोजित ठोस है, तो बेसिकली क्या होगा, एक Si होगा और एक C होगा, इनके बीच में क्या बनेंगे, इस प्रकार से एक बंध बनेगा। वो जो बंध होगा उस बंध को हमने क्या नाम दिए, सहसंयोजी बंध नाम दिए हैं। और ये जो सहसंयोजी बंध है क्या अणुओं के बीच में पाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या आयनों के बीच में पाया है, बिल्कुल नहीं। ये पाया जा रहा है परमाणुओं के बीच में। किसके बीच में, परमाणुओं के बीच में पाया जा रहा है। इसलिए बेसिकली सहसंयोजित ठोस के जो रचक कण वो कौन होते हैं, आपके परमाणु ही होते हैं। और इन परमाणु के बीच जो बंध पाया जाता है, कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। देखिए कोई भी ठोस आपको क्या है रखना, उनमें रचक कण कौन है, उनकी एग्जांपल क्या है और बेसिकली उनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, कौन सा बल पाया जाता है। देखिए सहसंयोजी बंध का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, सिलिकॉन ने यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, कार्बन ने यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो बेसिकली इन्होंने साझा कर लिया इलेक्ट्रॉन का, क्या कर लिए, साझा कर लिए। और ये जो आपका बंध है वो साझे के द्वारा बंधा है, इसलिए इस बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो बेसिकली सहसंयोजी जितने भी ठोस है उनमें परमाणु के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध, जिसे सहसंयोजी बल भी कहते हैं बेसिकली। अब देखना जो आपका सहसंयोजी ठोस है ना उसे हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। किस प्रकार का ठोस भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं, देखो नेटवर्क ठोस का मतलब होता है एक प्रकार से जाल बनाना। क्या बनाना, जाल बनाना। यदि मैं बात करूं एग्जांपल हीरे की, तो देखिए हीरे की जब आप संरचना गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से रहता है कि ये हो गया आपका पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, तीसरा तीसरा ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। इसी प्रकार से अब क्या होता है देखिएगा आगे, अब ये और फैलेंगे, ये और फैलेंगे, उसके बाद ये जो है ये और फैलेगा, ये भी और फैलेगा, ये भी और फैलेगा, ये भी और फैलेगा, फिर ये भी और फैलेगा, 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 ये भी और फैलेगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, पर कार्बन, यहाँ पर, 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 यहाँ पर भी कार्बन, 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 भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा, फिर ये और बटेगा, फिर ये और बटेगा, फिर ये और बटेगा, फिर ये और बटेगा और बटेगा। तो बेसिकली सहसंयोजित जितने भी सहसंयोजित ठोस होते हैं ना वो इस प्रकार से क्या बनाते हैं, अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इस प्रकार से अपना एक नेटवर्क बनाते हैं। इसलिए जितने भी सहसंयोजित ठोस है उन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस प्रकार से एक नेटवर्क बना लेते हैं, अपना जाल बना लेते हैं। हीरे की संरचना आपको ऐसे दिखेगी। इसी कारण जितने भी सहसंयोजित ठोस है उन्हें नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। अब देखिए जितने भी आपके क्या है एक सहसंयोजित ठोस है उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थिति नहीं होती। बेसिकली जितने भी आपके सहसंयोजित ठोस है SiC SiO2 कार्बन हीरा, जितने भी ठोस है सहसंयोजित ठोस है उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। इसी कारण ये जो है विद्युत का प्रवाह नहीं करते। बेसिकली ये जो है विद्युत का चालन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा बंधा है ग्रेफाइट,
जितने भी सरल से जो ठोस है किसी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट मात्र एक ऐसा बंधा है जिसके पास क्या उपस्थित रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब यदि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर सकता है, विद्युत का प्रवाह कर सकता है। इसलिए जितने भी सरल से जो ठोस है उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना होने के कारण वे धारा का प्रवाह नहीं कर पाते, लेकिन ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये धारा का प्रवाह आसानी से करवा सकता है। ओके, तो ये है आपके बेसिकली सरल से जो ठोस। हमेशा याद रखिए जो जितने भी सहसंयोजित ठोस है उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है। ऐसा ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, कार्बन हो गया, हीरा हो गया, ये सब कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। देखना हीरा कितना कठोर होता है, SiO2 ऐसा ऐसे कितना कठोर होता है बेसिकली। तो जितने भी सहसंयोजित ठोस है उनकी प्रकृति कैसी होती है, कठोर होती है। लेकिन ग्रेफाइट इसमें भी क्या है, अपवाद है। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है। क्या होता है, बहुत ही मुलायम। तो यहाँ सारे बात जानने मिलती है कि जितने भी सहसंयोजित ठोस है वे सभी क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही क्या होता है, मुलायम होता है। ओके, और यदि मैं बात करूं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस की, तो इनके जो गलनांक होते हैं वो अत्यधिक उच्च होते हैं, मतलब कि बहुत अधिक होते हैं। इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो कैसे होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। तो ये बेसिकली सहसंयोजी ठोस, रचक और परमाणु एग्जांपल, बेसिकली इनका गलनांक इतना उच्च, ये अत्यधिक कठोर होते हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, इसका विद्युत का प्रवाह नहीं करते। लेकिन इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट, जो कि जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका धारा का प्रवाह भी करता है, और ये बेसिकली क्या होते हैं, मुलायम भी, और ये ग्रेफाइट मुलायम भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं धात्विक ठोस के बारे में। अब हम बात करेंगे धात्विक ठोस के बारे में। देखिए बेसिकली जो धात्विक ठोस होते हैं तो उनमें जो आपके परमाणु रहते हैं उनके बीच जो बंध पाया जाता है वो, उस बंध का नाम क्या है, आपका धात्विक बंध है। क्या नाम है उसका, धात्विक बंध है। तो धात्विक ठोसों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। और इस दुनिया की जितनी भी धातु है, समस्त धातु है, बेसिकली क्या, समस्त धातु है, जितने भी धातु है उन सभी के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। इसलिए इस संसार की जितनी भी धातु है वे सभी किसके अंतर्गत आती है, धात्विक ठोस के अंतर्गत आती है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। अब बेसिकली यदि आपको समझना है कि इसमें रचक कण क्या होते हैं, तो रचक कण को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि धात्विक बंध क्या होता है। देखिए जैसे कि यदि मैं बात करूं आयरन की, आयरन क्या है, एक धातु है। तो बेसिकली जो आयरन होता है आप सभी जानते हैं, आयरन अर्थात लोहा, आप सभी जानते हैं लोहा इतना कठोर होता है, देखेंगे ना कि लोहा बहुत अत्यधिक क्या होता है, कठोर होता है। तो उसी की बेसिस में मैं क्या समझा रहा हूँ, संरचना समझा रहा हूँ। तो देखो जो आपका आयरन होता है ना, जिसे हम लोहा भी कहते हैं, वो इस प्रकार से संरचना बनाता है, इस प्रकार से संरचना बनाता है। अब देखो जो आपका आयरन है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। देखो बेसिकली जो आपका आयरन होता है Fe होता है, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और क्या बनाता है, Fe2+ बनाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी आपके आयरन है वे सब क्या बनाएंगे, Fe2+ बनाएंगे और क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देंगे। इस Fe ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया और 2+ बना दिया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, 2+ बना दिया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, 2+ बना दिया। इसी प्रकार से ये भी 2 इलेक्ट्रॉन का दान, 2+, इसी प्रकार से संपूर्ण में 2+ आ जाता है और इनमें क्या हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो पूरे बिखरे रहते हैं, पूरे क्रिस्टल में इस प्रकार से क्या होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इस प्रकार से ये जो रहते हैं ना वे सभी क्या रहते हैं, आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बेसिकली आए कहां से, देखिए ये पूरा क्या हो गया, लोहा हो गया, उस लोहे में बहुत सारे क्या होंगे, Fe के परमाणु होंगे। उन्होंने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिए, 2+ में परिवर्तित हो गए सभी Fe और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। तो यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मुक्त है। अब आप ये सोचेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त है तो ये बाहर भी गति कर सकते हैं, तो आपका सोचना गलत है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है कभी भी इस लोहे को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। अब इसका कारण सुनिए क्या है। देखिए हम पहले मान लेते, देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, बेसिकली यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 2+ आ गया, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, प्लस है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्लस है। मतलब कि इस, यदि मैं बात करूं लोहे की, तो जितने धनायन है, बेसिकली जितने धनायन है, जितने Fe2+ होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणायन होंगे, उतने क्या होंगे, ऋणायन, या जिसे बोल सकते ऋणावेश। जितने यहाँ पर धनावेश है उतने क्या होंगे यहाँ पर ऋणावेश। ऑब्वियस सी बात है, +2 आए तो -2,
प्लस का 2 माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का 2, मतलब यहाँ पर जितना धनावेश है उतना ही क्या है ऋणावेश है। मैं मान लेता हूँ पहले 100 धनावेश थे और 100 क्या थे आपके ऋणावेश थे, 100 धनावेश थे 100 ऋणावेश थे। अब क्या होता है जो दो इलेक्ट्रॉन में से जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या चल जाता है बाहर चले जाता है। तो देखो पहले 100 प्रोटॉन थे मतलब कि 100 धनावेश थे और क्या थे 100 ऋणावेश थे। तो देखिए जो आपका नेट चार्ज था वो कितना था, शून्य था। नेट चार्ज कितना था, शून्य था। लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा चुका है तो एक ऋणावेश क्या हो गया, कम हो गया है। तो यहाँ के ऋणावेश कितने बच जाएंगे, 99 बच जाएंगे। लेकिन धनावेश तो अभी भी क्या बचा रहेगा, 100 ही बचा रहेगा। तो देखो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 99 प्लस 1। देखो 99 धनावेश को 99 ऋणावेश क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आपका एक धनावेश बच जाएगा। मतलब कि इस आपके संपूर्ण क्रिस्टल, ये जो आपका संपूर्ण लोहा है उस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, +1 उत्पन्न हो जाएगा। ये जो +1 है वापिस जो आपका इलेक्ट्रॉन निकला उसे क्या कर लेगा, अपनी ओर बुला लेगा। इस प्रकार से तो अब आप समझे कि क्यों जो आपका जितने भी आपके धात्विक क्रिस्टल होते हैं उनमें बेसिकली जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अपने क्रिस्टल छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो जैसे बाहर कर जाने का प्रयास करेंगे तो जो धनावेश उत्पन्न होगा वो जो धनावेश रहेगा इस इलेक्ट्रॉन को बुला देगा। इसी कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के बावजूद भी बाहर नहीं जा पाते, जाएंगे तो वो जो उत्पन्न धनावेश है उन्हें खींच लेगा। तो देखना यहाँ पर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है Fe2+ है। तो देखो यहाँ जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रहते हैं, मुक्त रहते हैं मतलब स्वतंत्र रहते हैं। अब यदि स्वतंत्र रहेंगे तो बेसिकली क्या करेंगे, इस संपूर्ण क्रिस्टल में क्या करेंगे, इस प्रकार से घूमते जाएंगे। इस प्रकार से क्या होंगे, बेसिकली घूमते रहेंगे। तो देखो बेसिकली ये वाला जो Fe2+ है, ये वाला जो Fe2+ है, प्लस प्लस के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो क्या ये आपस में बंध बनाना चाहेंगे, नहीं बना चाहेंगे, फिर भी आपस में लोग साथ साथ रहते हैं लोहे में। अब कैसे रहते हैं, देखिए ये वाला Fe2+ ये वाला Fe2+ को नफरत करता है, लेकिन ये वाला जो Fe2+ है इस इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। इसी प्रकार से ये वाला Fe2+ इस इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, तो ये इसके साथ बंध बना लेगा, ये इसके साथ बंध बना लेगा, मतलब कि इनडायरेक्टली इन्होंने आपस में बंध बना लिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे होता है, जितने भी Fe2+ है वो इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाते हैं, जितने भी Fe2+ इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं और इनडायरेक्टली वे एक दूसरे के साथ बंध बना लेते हैं। और ये जो बंध बनता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बंध बनता है वो बहुत ही क्या होता है, आपका मजबूत होता है। क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इसलिए देखना जो आपका लोहा होता है वो क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। तो धात्विक ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें जो आपका बंध पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। और इसके एग्जांपल की यदि हम बात करें तो जितनी भी आपकी धातुएं हैं वे सभी क्या होती है, आपकी धात्विक ठोस के अंतर्गत आती है। जैसे सोडियम एक धातु है तो वो भी क्या है, धात्विक ठोस के अंतर्गत ही आएगा। यदि मैं बात करूं आपका Fe जो कि क्या है, आयरन है, वो भी क्या है, धातु है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, धात्विक ठोस के अंतर्गत ही आएगा। और बेसिकली देखना जो आपका लोहा होता है, लोहा क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। अब लोहा कठोर क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में बेसिकली क्या पाया जाता है, बहुत ही मजबूत धात्विक बंध पाया जाता है। देखना आप लोहे को कितना भी काटने का प्रयास कर लो, यदि बहुत अधिक प्रयास करते हो, बहुत अधिक बल लगाते हो, तभी वो क्या होता है, कटता है या पिघलता है। क्यों, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि एक Fe और दूसरे Fe के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उनसे प्यार कर रहे हैं, जिसके कारण वो आपस में इनडायरेक्टली जुड़ रहे हैं और जो बंध बन रहा है वो बहुत ही क्या बन रहा है, मजबूत बन रहा है। तो बेसिकली देखना यहाँ पर बेसिकली क्या उत्पन्न हो गया है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र। देखिए ना, यदि मैं बात करूं एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, इस इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कौन है, आपके धनायन आता है Fe2+। इसलिए इसमें जो आपके क्या रहते हैं, रचक कण रहते हैं, वो कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन। तो आप लिखोगे रचक कण के रूप में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन। बेसिकली इन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं कहते, इन्हें कहते हैं विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जो धात्विक ठोस हो गए उनमें रचक कण के रूप में कौन रहते हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। देखिए एक प्रकार से विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन है, तो इन विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में जो धनायन है वो क्या करते हैं, बेसिकली रचक कण होते हैं। मतलब इन रचक कणों से मिलकर आपका संपूर्ण धात्विक ठोस बनता है। एग्जांपल की बात करूं, सोडियम, आयरन, जितनी भी आपकी धातु है, संसार की समस्त धातु है, जैसे कि यदि मैं बात करूं आपकी टीन हो गई, लेड हो गई, ये भी क्या है, आपका धात्विक ठोस का एग्जांपल है।
और धात्विक ठोस में कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। और धात्विक बंध का मतलब होता है एक एसिड दूसरा एसिड से प्यार करता है, लेकिन ये वाला एसिड इससे प्यार करता है, ये वाला एसिड इससे प्यार करता है, तो इनडायरेक्टली ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसका जो बंध बनता है वो बहुत ही मजबूत बनता है। और बंध मजबूत बनने का और एक कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इस एसिड को कितने इलेक्ट्रॉन घेरे हुए हैं? इतने सारे इलेक्ट्रॉन, ये घेरा, ये घेरा, ये घेरा, ये घेरा, यहाँ पर भी ये घेरा, इस प्रकार से घेरे। तो बताओ इस केस के बीच में बंध बनेगा, फिर इस Fe2 प्लस इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बंध बनेगा, इस Fe2 प्लस इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बंध बनेगा। तो बताओ एक ही Fe2 प्लस में कितने सारे बंध बना रखे, तो कितना मजबूत होगा। इसलिए जितने भी आपके ठोस होते हैं ना, धात्विक ठोस, वो बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। इसका एग्जांपल हो गया लोहा। लोहा भी कितना क्या होता है? कठोर होता है और कितना मजबूत होता है। ओके, इसका एग्जांपल आयरन हो गया, सोडियम हो गया, आपका टीन हो गया, लेड हो गया। यदि हम कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब बेसिकली यदि मैं बात करूं इसकी प्रकृति की, तो आप सभी जानते हो इसकी प्रकृति कैसी होगी? अत्यधिक कठोर होगी। साथ साथ याद रखना ये क्या होते हैं? आघात वर्धनीय भी होते हैं। कैसे होते हैं? आघात वर्धनीयता का भी इनमें क्या होता है? गुण होता है। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? तन्य भी होते हैं, अर्थात इनमें तन्य का बहुत अत्यधिक गुण पाया जाता है। कठोर होते हैं तो आप सभी जानते हैं, लोहे को देखकर आप समझ सकते हैं। ये साथ साथ आघात वर्धी होते हैं। ये क्या होते हैं? बेसिकली आघात वर्धी होते हैं, मतलब कि यदि हम आघात करेंगे तो ये बहुत अधिक वर्धी हो जाएंगे, बहुत अधिक फैल जाएंगे। ओके, और ये बहुत अधिक तन्य भी होते हैं, मतलब बहुत अधिक तनते भी है। ओके, इस प्रकार से तो धात्विक ठोस में रचक कण क्या होते हैं? विस्थापित इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन है। कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध। मैंने आपको समझा दिया। जितने आपकी धातु है क्या है? एग्जांपल है। बेसिकली इसकी प्रकृति कैसी होती है? कठोर या आघातवर्धी होते हैं, और ये कैसे होते हैं? तन्य होते हैं, बहुत अधिक तनते हैं। और इनका जो गलनांक है, क्वथनांक रहता है, वो क्या रहता है? साधारण से उच्च। मतलब कि इनका जो गलनांक क्वथनांक रहता है वो साधारण भी रहता है, उच्च भी रहता है। आप देखते होंगे लोहे को यदि गलाना है, लोहे को यदि आपको गलाना है तो बेसिकली बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही वो पिघलना स्टार्ट करता है। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक रहता है वो साधारण से उच्च होता है। क्या होता है? साधारण भी रहता है किसी किसी का बहुत उच्च भी रहता है। अब देखिए ये जो आपका आयरन है, जैसे मैं लोहे की बात करूं तो जो बेसिकली आपका लोहा है उसमें क्या उपस्थित है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो किसका प्रवाह होगा? धारा का प्रवाह होगा। तो हमेशा याद रखना जो धात्विक ठोस होते हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि उस ऐसे एक ठोस का एग्जाम्पल दीजिए जो कि विद्युत धारा का प्रवाह भी करता है, जो बहुत अधिक कठोर भी है, आघातवर्धी भी है और तन्य भी है। तो आपका आंसर होगा बेसिकली धात्विक ठोस। ओके, देखना आपके यदि मैं बात करूं आणविक ठोस, वो तो पूरी तरह से विद्युत का चालन नहीं करते। सहसंयोजक ठोस वो भी विद्युत का चालन नहीं करते, ग्रेफाइट अपवाद है। और आपका हो गया आयनिक ठोस, वो भी ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, केवल गलित अवस्था जलीय अवस्था में करते हैं, है ना। तो बेसिकली जितने इसके अतिरिक्त जितने भी ठोस है वे सभी विद्युत का चालन नहीं करते, उनमें कोई ना कोई अपवाद है। लेकिन ये ठोस एक ऐसा ठोस है जो कि विद्युत धारा का भी प्रवाह करता है, कठोर भी है, आघातवर्धी भी है, तन्य भी है, और इसमें धात्विक बंध है जो कि बहुत अधिक मजबूत बंध है वो भी पाया जाता है। देखिए एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसे ठोस का नाम दीजिए जो कि विद्युत का चालन भी नहीं करता, जो कठोर भी है बेसिकली। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सहसंयोजक ठोस हो जाएगा। ग्रेफाइट अपवाद है वो बात अलग है। तो इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में हमने दो ठोस पढ़े थे, आयनिक ठोस, आणविक ठोस। इस वीडियो में हमने दो ठोस पढ़े, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।